हेलो स्टूडेंट्स। तो जो ये आज की वीडियो है इसमें हम ट्वेल्थ क्लास की इंडियन पॉलिटिक्स के चैप्टर कांग्रेस प्रणाली कांग्रेस सिस्टम को देखेंगे। बेसिकली जो ये चैप्टर है इसमें आपको काफी सारी चीजें देखनी है कि लाइक तीन आम चुनावों के बाद कांग्रेस की स्थिति क्या थी। जैसे आपको पता है कि तीन आम चुनावों में कांग्रेस पार्टी जो थी वो एक तरफा बहुमत से जीत रही थी। 1952 से लेकर 1962 तक जो तीनों आपके आम चुनाव हुए, तीनों में कांग्रेस ने क्या करा, वन साइडेड डोमिनेंस दिखाया। अब यही चीज है कि एकदम से क्या हो गया कि कांग्रेस पार्टी थोड़ी सी गिरने लग गई। अब इसी बीच आपका एक टॉपिक आएगा इंदिरा गांधी का उदय। इंदिरा गांधी का उदय जो है बहुत ही अनजान परिस्थितियों में हुआ, लेकिन बाद में इन्होंने भारतीय सिर्फ राजनीति में नहीं पूरे विश्व इतिहास में अपना नाम ऊंचा करा। चौथा आम चुनाव जो कि 1967 में हुआ, ये किस प्रकार हमारे लिए इंपॉर्टेंट बना और इसको एक टाइटल दिया गया था, राजनीतिक भूकंप। उसके अलावा देखेंगे कांग्रेस का विभाजन दो हिस्सों में देखा जाता है, एक कांग्रेस आर, एक कांग्रेस ओ। उसके अलावा हम देखेंगे पांचवा आम चुनाव की 1971 में जो मध्य अवधि चुनाव हुए, मिड टर्म इलेक्शंस हुए, वो किस तरीके से इंपॉर्टेंट है किस तरीके से नहीं है। और उसके अलावा कांग्रेस जब 1971 में वापस जीत कर आई और इसमें क्या क्या चेंजेस हो चुके थे। तो इसी के साथ आगे स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। सबसे पहले तो यहाँ पर हम बात करेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू की। तो यहाँ पर क्या है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू पहले तो भारत के पहले प्रधानमंत्री रहे, जो कि 1947 से 1964 तक रहे। और इनके टाइम के कुछ मेजर इंसिडेंट्स की बात करते हो, बड़े घटनाओं की बात करते हो, तो जैसे सबसे पहले आता है भारत पाकिस्तान का युद्ध, जो कि 1947 में हुआ। और यही वो युद्ध है जिसकी वजह से पीओके का निर्माण हुआ। पीओके का मतलब है दोस्तों पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर। उसके अलावा चीन के साथ तिब्बत विवाद, जो कि भारत 1950 से इस तिब्बत विवाद में उलझा हुआ था। अब लेकिन यहाँ से एक धर्मगुरु भारत उठ के आ गए जिनका नाम क्या था, दलाई लामा। दलाई लामा के भारत आते ही और भारत में उनको शरण मिलते ही भारत और चीन के संबंध क्या बिगड़ने शुरू हो गए थे। उसके अलावा बात आएगी 1960 के सिंधु नदी समझौते की। सिंधु नदी समझौता जो था वो भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ। भारत की तरफ से इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और पाकिस्तान की तरफ से जनरल अयूब खान। उसके अलावा भारत चीन युद्ध जो कि 1962 में हुआ, जो भारत के लिए एक बहुत बड़ी हार थी और बहुत बड़ी सैन्य असफलता। और इनके टाइम का जो सबसे प्रसिद्ध नारा है वो है हिंदी चीनी भाई भाई का। तो इसको याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे स्लोगन ही है, नारे रहते हैं। और यहाँ पर से आपका एक एमसीक्यू का क्वेश्चन आता है जहां पर आपको सारी चीजों को मैच करना होता है कि अलग अलग नेताओं के टाइम पर कौन सा नारा आया। उसके अलावा अगली कहानी आती है लाल बहादुर शास्त्री की। लाल बहादुर शास्त्री सबसे महान प्रधानमंत्रियों में से एक है भारत के, लेकिन इनका कार्यकाल बहुत छोटा था, जो भारतीय राजनीति का एक नकारात्मक पक्ष है कि जब एक अच्छा नेता आता है उसको कोई आगे बढ़ने नहीं देता। अब देखिए शास्त्री जो थे नेहरू की मृत्यु के बाद सर्वसहमति से चुने गए नेता थे। अब ये ऐसे प्रधानमंत्री बन रहे हैं जिनके ऊपर सबको भरोसा था कि हाँ ये व्यक्ति देश संभाल सकता है, लेकिन इनके टाइम की जो परिस्थितियां हैं वो बहुत ज्यादा खराब थी। देश में खाद्य संकट चल रहा है, फूड क्राइसिस चल रहे हैं। इसके अलावा भारत पाकिस्तान का युद्ध हो गया, बड़ी मुश्किल से युद्ध जीता गया भारत के द्वारा। लेकिन यहाँ पर एक चीज आ गई कि ताशकंद समझौता, जैसे इस युद्ध के बाद ताशकंद समझौता होता है जनवरी 1966 में। तो इसी समझौते में इनकी रहस्यमय तरीके से मृत्यु हो जाती है। और अगर आप इनके टाइम के एक सबसे महान नारे की बात करते तो वो था जय जवान और जय किसान। ये इनके टाइम का सबसे फेमस नारा था, क्योंकि इनके टाइम पर भारत में सैन्य संकट भी है और खाद्य संकट भी है। जो सैन्य संकट है उससे जवान यानी हमारे सैनिक निकाल के लिए गए, किसान जो है वो हमारे को खाद्य संकट से निकाल के ले जाएगा। तो इन्होंने अपने टाइम में जय जवान जय किसान का नारा दिया। ये चीज याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट रहता है इनके टाइम में। उसके अलावा आगे देखें तो इंदिरा गांधी की कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है कि इंदिरा गांधी जो शास्त्री की मृत्यु हुई जनवरी 1966 में, तो उसके बाद इंदिरा गांधी को कांग्रेस की आंतरिक वोटिंग में जीत हासिल हुई। उसके बाद इंदिरा गांधी पीएम बनती है। देखिए क्या था कि जब लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हुई तब सबसे बड़ा उम्मीदवार जो प्रधानमंत्री बनने का था वो था मुरारजी देसाई। लेकिन कांग्रेस में एक ग्रुप था जिसका नाम है सिंडिकेट। ये सिंडिकेट क्या है, जो कांग्रेस के सबसे ज्यादा प्रभावशाली नेता थे ना, उन सभी नेताओं का एक समूह था, जो सबसे ज्यादा अनुभवी नेता थे जो नेहरू के टाइम से काम कर रहे थे। तो उन सभी नेताओं का एक समूह था। इस सिंडिकेट ने सोचा कि मुरारजी देसाई यदि प्रधानमंत्री बनता है तो वो सिंडिकेट को कोई भी वैल्यू नहीं देगा।
लेकिन अगर इंदिरा गांधी बनती है जिसको प्रधानमंत्री बनने का कोई अनुभव नहीं है, तो वो सिंडिकेट की बातें मानेगी। क्योंकि इंदिरा गांधी के बारे में अगर आप थोड़ा सा बैकग्राउंड देखोगे तो इंदिरा गांधी पीएम बनने से पहले शास्त्री के मंत्रिमंडल में सूचना प्रसारण मंत्री थी, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर थी शास्त्री के मंत्रिमंडल में। तो सिंडिकेट ने मोरारजी देसाई की जगह किसको सपोर्ट कर दिया? इंदिरा गांधी को। और इंदिरा गांधी मोरारजी देसाई को इंटरनल वोटिंग में हराकर पीएम बन गई। आफ्टर द डेथ ऑफ शास्त्री, इंदिरा बिकम द पीएम बाय डिफीटिंग मोरारजी देसाई इन द इंटरनल वोटिंग ऑफ द कांग्रेस। जो ये इंटरनल वोटिंग की बात हो रही है सिर्फ कांग्रेस के अंदर हुई थी, देश में नहीं हुई थी। अब इनका टाइम जो है वो अलग अलग घटनाओं से घिरा पड़ा। जैसे इन्होंने कई टाइम पर तो जाकर अपना थोड़ा पावर्स का मिसयूज भी करा है, क्योंकि इनका अगर आप टाइम पीरियड देखोगे तो पीएम बनने पर 1966 से 1984 तक ये प्रॉपरली प्रधानमंत्री के रूप में रही। अब इनके टाइम की कुछ मुख्य घटनाओं की बात करते हैं। तो सबसे पहले आता है प्रिवी पर्स की समाप्ति। आप जब प्रिवी पर्स की समाप्ति की बात करते हैं तो सबसे पहले देखोगे कि ये प्रिवी पर्स का मतलब क्या है। जो प्रिवी पर्स है, इस प्रिवी पर्स का मतलब रहता है कि जो रियासतें थी, जब उन रियासतों को जो एक विशेष अधिकार या आर्थिक भत्ता मिलता था, उस आर्थिक भत्ते को इन्होंने नाम दिया था प्रिवी पर्स का। किसका नाम दिया है? प्रिवी पर्स, यानी रियासतों को मिलने वाला एक आर्थिक सहायता। और इस आर्थिक सहायता को इंदिरा गांधी द्वारा 1969 में पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। उसके अलावा आप आगे देखेंगे तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण। बैंकों के राष्ट्रीयकरण में याद रखिएगा 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने का मतलब क्या था कि सभी बैंक, जो उस समय बैंक घोटाले बहुत हो रहे थे, तो उन बैंकों की जिम्मेदारी किसने ले ली? सरकार ने। और ये जो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण है ये भी कब है? 1969 में। उसके अलावा इंदिरा गांधी के ही पीएम रहते हुए कांग्रेस का विभाजन हुआ, कांग्रेस दो भागों में बट गई, और ये घटना भी कब है? 1969 में। उसके अलावा भारत पाक युद्ध, या जिसे आप बांग्लादेश का निर्माण के रूप में भी जानते हैं, ये घटना घटती है, ये घटती है 1971 में। उसके अलावा इंदिरा गांधी के टाइम का सबसे प्रसिद्ध नारा गरीबी हटाओ का नारा था, और ये नारा भी कब दिया गया? 1971 में। साथ साथ इसकी डेट्स भी देख के चलिएगा, ये एमसीक्यू के लिए जरूरी रहती हैं। उसके बाद होता है शिमला समझौता, शिमला अकॉर्ड, जो कि हुआ 1972 में। देखिए, कोई भी युद्ध होता है उसके बाद एक समझौता करवाया जाता है। जैसे 1971 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ, तो 1972 में समझौता तो हो गई, और जाहिर सी बात है किसके बीच में होगा? भारत और पाकिस्तान। भारत की तरफ से इंदिरा गांधी थी, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से थे जुल्फिकार अली भुट्टो। उसके अलावा परमाणु परीक्षण 1974 में करवाया गया इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री रहते हुए, आपातकाल, जो 1975 में लगा। और उसके अलावा ऑपरेशन ब्लू स्टार, ये ऑपरेशन ब्लू स्टार ही सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से बाद में इंदिरा गांधी की मृत्यु हो गई। नेक्स्ट इसमें देखें तो नेक्स्ट आता है 1960 का दशक। जो 1960 का दशक है ये बेसिकली हमारे लिए काला दशक माना जाता है, ब्लैक डेकेड माना जाता है, क्योंकि इस समय हमारी क्या है, पूरी परिस्थितियां खराब थी। बेसिकली आपको ये स्टेटमेंट दो तरीके से पूछी जाती है, लाइक 1960 का दशक या तो सिंपली पूछ लेगा, या आपसे कहेगा चौथे आम चुनावों के समय भारतीय परिस्थितियां, इंडियन कंडीशंस एट द टाइम ऑफ फोर्थ जनरल इलेक्शन। ये चीज याद रखिएगा, फोर्थ जनरल इलेक्शन या चौथे आम चुनाव जो है वो आपके 1967 में हुए हैं। तो इसमें बेसिकली हम क्या बात करेंगे कि अलग अलग परिस्थितियों को देखेंगे किस तरीके से ये हमारे लिए एक बुरी टाइम पीरियड की बात थी। सबसे पहले अगर आप देखते हो भारतीय परिस्थितियां, आर्थिक परिस्थितियां 1960 के दशक में, तो जब आप आर्थिक स्थिति की बात करते हो तो बेसिकली भारत में खाद्य संकट चल रहा है, खाने को नहीं है। हमारे पास हमारा जो है खाद्य उत्पादन बिल्कुल जीरो हो चुका था, क्योंकि भारत में जो मानसून था वो पूरी तरह से असफल हो चुका था। अब हमारे पास उगाया नहीं जा रहा था, तो हमने क्या करा? विदेशों से आयात करना शुरू करा। अब इस आयात की मात्रा लगातार क्या है, बढ़ती जा रही थी, जिसकी वजह से हमारा जो विदेशी मुद्रा भंडार था उसमें कमी आने लग गई, जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स थे उसमें कमी आने लग गई। उसके अलावा जो हमारी रुपये की कीमत थी वो बेसिकली कम हो गई थी। जैसे फॉर एग्जांपल उस टाइम पर हमारे पास $1 के लिए 5 रुपए देने होते थे, लेकिन अब ये कीमत बढ़कर 5 से 7 रुपए हो गई थी। उसके अलावा आप बात करते हैं आप अगर राजनीतिक परिस्थितियों की, तो राजनीतिक स्थिति में क्या था कि दो प्रधानमंत्री जो थे हमारे, दो पीएम जो थे वो हमारे, उनकी मृत्यु हो चुकी थी, लाल बहादुर शास्त्री और पंडित जवाहरलाल नेहरू। उसके साथ साथ जो नई प्रधानमंत्री बनी थी इंदिरा गांधी, उसके ऊपर लोगों को भरोसा नहीं था कम अनुभवी होने के कारण। और उसके साथ साथ जो हमारे दो मुख्य पड़ोसी देश हैं चीन और पाकिस्तान, इनके साथ हमारे संबंध भी बिगड़ चुके थे।
उसके साथ साथ जब आप बात करते हैं सामाजिक स्थिति की, तो सामाजिक असंतोष था, जैसा कि सरकार पे लोगों का भरोसा उठता जा रहा है, कांग्रेस के जो कम अनुभवी नेता हैं वो पॉलिटिक्स में ज्यादा आगे बढ़ रहे थे। सामाजिक स्तर पर क्या है, अलग अलग आंदोलन देखे जा रहे थे। एक तरफ थे किसान आंदोलन, क्योंकि किसानों के पास क्या है, आर्थिक सहायता की जरूरत थी, बट सरकार कोई भी आर्थिक सहायता नहीं दे रही थी। दूसरी तरफ स्टार्ट हो गए थे नक्सलवादी आंदोलन। देखिए, नक्सलवादी का मतलब किससे रहता है, ये वो लोग होते हैं जो सरकार के कट्टर विरोधी हैं। आप इनके लिए कुछ ना कुछ कर लो, कभी ये खुश नहीं होंगे। ये देश के ही अंदर के अंदरूनी आतंकवादी टाइप के लोग होते हैं। तो लाइक ये देखेंगे कि हमारी आर्थिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, सब कुछ क्या है हमारा बिगड़ा हुआ है। कब? 1960 के दशक में। अब 1960 का दशक कुछ भी अच्छा नहीं है, इसीलिए इसको हम ये कहते हैं एक काला दशक। क्लियर है इतना? उसके अलावा नेक्स्ट हम देखेंगे चौथा आम चुनाव। देखिए, पहली बात तो जो ये चौथा आम चुनाव है, बेसिकली हमारे लिए क्या बन चुका था, एक राजनीतिक भूकंप बन चुका था। ये हमारे लिए क्या बन चुका है, एक राजनीतिक भूकंप। जब हम एक राजनीतिक भूकंप की बात करते हैं, पॉलिटिकल अर्थक्वेक की बात करते हैं, यानी कोई भी एक ऐसा इंसिडेंट जिससे हमारी पूरी पॉलिटिक्स हिल जाए। अब पूरी पॉलिटिक्स हिली कैसे, मतलब अनएक्सपेक्टेड चीजें हो रही हैं। अब देखिए, सबसे पहले तो इस आम चुनाव के रिजल्ट जब आए, तब देखा गया कि जो कांग्रेस पार्टी के मुख्य नेता थे वो सारे हार गए। खासतौर पर जो सिंडिकेट वाला ग्रुप जिसने इंदिरा गांधी को सपोर्ट करा था, उस ग्रुप के मेन लीडर्स हार गए। अब एक टाइम पीरियड है, इलेक्शंस कब है, 1967 में। चौथे आम चुनाव कब हुए, 1967 में। बट इंदिरा गांधी जो पीएम बनी थी, वो बनी थी 1966 में, लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद। तो 66 से 67 तक जब इंदिरा गांधी पीएम थी, तो इस बीच उनका एक मंत्रिमंडल हुआ करता था। तो इस मंत्रिमंडल में कुछ जो मुख्य नेता थे, वही सारे 1967 के इलेक्शंस को हार गए, जिनमें नाम आता है आपका कामराज, के कामराज, उसके अलावा अतुल्य घोष, उसके अलावा के वी सहाय। ये कुछ ऐसे नेता थे जो बेसिकली, जिनको इतना तो फिक्स था कि ये लोग तो जीतेंगे जीतेंगे, जबकि यही लोग सबसे पहले हार गए। कांग्रेस के प्रभुत्व में कमी आई। प्रभुत्व में कमी का मतलब कैसे, पहले तो जो कांग्रेस ने इलेक्शन जीते, पहले 3 इलेक्शन, वो सारे के सारे क्या थे, वन साइडेड जीते। लेकिन इस वाले में इसको, कांग्रेस को सिर्फ एक सिंपल मेजोरिटी मिली। सिंपल मेजोरिटी, साधारण बहुमत, इसने सिर्फ 283 सीट ही जीती। 260 जीतने के लिए चाहिए थी, और इसने जीती कितनी, 283। और उसके अलावा 9 स्टेट्स उत्तर भारत के ऐसे थे जहां पे कांग्रेस पार्टी बुरी तरह से हार गई, खाता भी नहीं खोल पाई। और उसके अलावा जो कभी किसी ने नहीं सोचा था, राज्य स्तर पर गठबंधन सरकार देखने को मिली। गठबंधन भी ऐसा, लाइक सबने मिलकर कांग्रेस पार्टी को दूर रखने की ठान ली थी। जैसे पीयूएफ, पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट, ये पंजाब की एक सरकार बनी थी राज्य स्तर पर, जिसमें 7 पॉलिटिकल पार्टीज जो थी उन्होंने मिलकर गठबंधन बनाया। उसके अलावा एक बनाया गया एसवीडी। एसवीडी का मतलब है संयुक्त विधायक दल। क्या मतलब है इसका, संयुक्त विधायक दल। ये दो फुल फॉर्म याद रखिएगा, एक है पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट, पहला है आपका पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट, दूसरा रहता है आपका संयुक्त विधायक दल। ये दो ऐसे फुल फॉर्म है जो आपको एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं, तो ये चीज याद रखिएगा। जो चौथा आम चुनाव है, ये हुआ कब, 1967 में। और इसको क्या नाम दिया जाता है, राजनीतिक भूकंप, क्योंकि इसके नतीजे ही कुछ ऐसे थे, अनएक्सपेक्टेड। मुख्य नेताओं की हार हुई, डिफीट ऑफ द मेन लीडर्स। नाम क्या क्या रहेंगे, के कामराज, अतुल्य घोष, केवी सहाय। कांग्रेस के प्रभुत्व में कमी आई, पहले कांग्रेस वन साइडेड जीतती थी, अब सिर्फ सिंपल मेजोरिटी से जीत रही है, वो भी 283 सीट्स के साथ। 9 स्टेट्स ऐसे थे जहां पे कांग्रेस अपना खाता भी नहीं खोल पाई। और उसके अलावा राज्य स्तर पर गठबंधन सरकार देखने को मिलनी पड़ी, और वो भी कई ग्रुप देखने को मिले, जैसे पीयूएफ है, पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट, और एसवीडी है, संयुक्त विधायक दल। इसके अलावा नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट की बात करो तो ये आपके नतीजे रहेंगे। नतीजों में जैसे 520 सीटों पर इलेक्शन हुए, इनमें कांग्रेस ने 283 सीटें जीती। और उसके अलावा जो ये अलग अलग स्वतंत्र पार्टी, जनसंघ पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, इन सब की जो अलग अलग सीटें हैं, तो यहाँ से विपक्ष थोड़ा सा उभरना शुरू हो गया। उसके अलावा आगे की हम बात करें, तो इसमें रहता है कांग्रेस का विभाजन। कांग्रेस का विभाजन क्या है, बेसिकली कि दो हिस्सों में बट गई कांग्रेस को। अगर आप देखोगे तो दो हिस्सों में बटने के इसके क्या रीजन है, उनकी बात करेंगे। सबसे पहले तो सिंडिकेट के महत्व में कमी। सिंडिकेट के महत्व में कमी का मतलब किससे है, कि इंदिरा, ये सिंडिकेट वही ग्रुप है जिसकी वजह से इंदिरा गांधी पीएम बनी। लेकिन इंदिरा गांधी ने पीएम बनने के बाद इसी सिंडिकेट की इंपॉर्टेंस देना कम कर दिया, जिससे सिंडिकेट क्या है, काफी नाराज होने लगा। उसके अलावा मोरारजी देसाई और इंदिरा गांधी में मतभेद। अब इंदिरा गांधी जो थी, वो मोरारजी देसाई का जो क्षेत्र अधिकार था उसका अतिक्रमण कर रही थी। क्षेत्र अधिकार या उसका जो ज्यूरिसडिक्शन है,
ज्यूरिसडिक्शन का मतलब किससे हो गया कि कुछ ऐसे काम थे जो मोरारजी देसाई, यानी मोरारजी देसाई जब वित्त मंत्री था उसके हाथ में थे, लेकिन इंदिरा गांधी ने उन डिसीजन को भी खुद लिया। जैसे सबसे पहले आप देखोगे कि बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण था, और उसके अलावा एक जो प्रीवी पर्स वाला मुद्दा था कि प्रीवी पर्स की समाप्ति की गई। ये दो मुद्दे बेसिकली मोरारजी देसाई, या आप उसकी पोस्ट कह सकते हैं, वित्त मंत्री के थे, लेकिन लिए किसने? इंदिरा गांधी ने एज अ पीएम। उसके अलावा 1969 के राष्ट्रपति पद का चुनाव, देखिए सिंडिकेट का महत्व तो खत्म हो चुका था, तो सिंडिकेट ने क्या करा, 1969 के इलेक्शंस में अपनी तरफ से एक व्यक्ति खड़ा करा जिसका नाम क्या है? एन संजीव रेड्डी। अब जो ये एन संजीव रेड्डी है, इनके बारे में याद रखिएगा, ये वो व्यक्ति हैं जो उस समय लोकसभा के स्पीकर हुआ करते थे। दूसरी तरफ इंदिरा गांधी को लगता था कि अगर राष्ट्रपति पद पर कोई मेरा ही पसंदीदा व्यक्ति बैठ जाए तो मेरी पावर क्या हो जाएगी? डबल हो जाएगी। तो इंदिरा गांधी ने उस समय के जो उपराष्ट्रपति थे, जिनका नाम है वी गिरी, इनको खड़ा कर दिया। अब दोनों के बीच में इलेक्शन हो रहे हैं और जीता कौन? वी गिरी। वी गिरी के जीतने का मतलब क्या था कि इंदिरा गांधी के बल में वृद्धि होना। अब इंदिरा गांधी के जब बल में वृद्धि होने लगी, तो यहाँ पर आप चीजों को देखोगे तो सिंडिकेट के पास कुछ नहीं बचा। सिंडिकेट की अपनी वैल्यू जा चुकी थी, और उसके साथ साथ राष्ट्रपति पद भी इनके हाथ से निकल गया था। तो जो उस समय के कांग्रेस के पार्टी प्रेसिडेंट हुआ करते थे, जिनका नाम है निजलिंगप्पा, निजलिंगप्पा ने क्या करा? इंदिरा गांधी को पार्टी से निकालने की अनाउंसमेंट कर दी। ये चीज याद रखिएगा, ये पार्टी प्रेसिडेंट है। जिस तरह एक देश में पूरी एक प्रधानमंत्री, एक राष्ट्रपति की चलती है ना, ठीक उसी तरह पार्टी में पार्टी प्रेसिडेंट की चलती है। और 1969 में पार्टी का प्रेसिडेंट कौन है? निजलिंगप्पा। और इसी निजलिंगप्पा ने इंदिरा गांधी को पार्टी से निकालने की अनाउंसमेंट कर दी थी। नीतिगत मतभेद, कि इंदिरा गांधी जब भी कोई नीति बनाती थी तो अपने साथ के किसी भी व्यक्ति से नहीं पूछती थी, किसी भी मंत्रिमंडल से कोई सलाह नहीं लेती थी। वैचारिक मतभेद, इंदिरा गांधी अपने आप को बहुत ज्यादा वामपंथी प्रेजेंट कर रही थी, और दूसरी तरफ इंदिरा गांधी ने सबको, जितने भी सिंडिकेट वाले थे, इन सबको दक्षिण पंथी का रूप दे दिया था। तो इसलिए इनके बीच में वैचारिक मतभेद। वामपंथी मतलब लाइक मान लीजिए इंदिरा गांधी अपने आप को समाजवादी दिखा रही है और बाकी सबको पूंजीवादी। नेक्स्ट इसमें बात करें तो बेसिकली क्या रहता है, इंदिरा गांधी के रहते हुए कांग्रेस पार्टी दो हिस्सों में बट गई, कांग्रेस आर और कांग्रेस ओ। कांग्रेस आर वो वाला ग्रुप था जो इंदिरा गांधी का सपोर्ट करता था, ये चीज याद रखिएगा। कांग्रेस आर का मतलब क्या है? कांग्रेस रिक्विजिनिस्ट। और कांग्रेस ओ का मतलब क्या है? कांग्रेस ऑर्गेनाइज्ड। कांग्रेस ओ जो है, इसमें सिंडिकेट वाले लोग लीड कर रहे थे, लाइक के कामराज हो गए, मुरारजी देसाई हो गए। और कांग्रेस आर वो वाला ग्रुप जिसे इंदिरा गांधी लीड कर रही थी। अब देखिए, जैसे 12 नवंबर 1969 को सिंडिकेट ने, सिंडिकेट मान लीजिए, निजलिंगप्पा मान लीजिए, कांग्रेस पार्टी से उसे निकाल दिया गया। लेकिन इंदिरा गांधी ने क्या करा? कांग्रेस आर के नाम से अपना एक ग्रुप क्रिएट करा, पार्टी बनाई, और 1971 के इलेक्शन में और 352 सीटों पर जीती हुई, जिसे वन साइडेड विनिंग भी कहा माना जाता है। अब देखिए, जो पांचवें आम चुनाव हुए, इंदिरा गांधी ने जीते कैसे, या कांग्रेस पार्टी या कांग्रेस आर के एक तरफा जीत के क्या कारण थे? सबसे पहले प्रीवी पर्स की समाप्ति। इंदिरा गांधी ने प्रीवी पर्स 1969 में खत्म करा था। अब इसमें क्या हुआ कि इसने अपने आप को ऐसा दिखा दिया कि यहाँ से जो पैसा बचेगा, अब हम रियासतों को तो पैसा नहीं देंगे, लेकिन यहाँ से जो पैसा बचेगा वो हम किस पे खर्च करेंगे? जनता पर, जनता की भलाई पर, वेलफेयर करने पर। तो जनता के सामने इंदिरा गांधी की एक अच्छी इमेज बनी। दूसरी तरफ बैंकों का राष्ट्रीयकरण, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। अब राष्ट्रीयकरण करने का मतलब किससे था? उस टाइम पर बैंकों में बहुत घोटाले हो रहे थे, तो उन चीजों की गारंटी किसने ली? सरकार ने। तो जनता का फिर से भरोसा क्या हो गया? इंदिरा गांधी बढ़ गया कि हाँ, ये सच में हमारे लिए कुछ कर रही है। और इसी बीच जब 1971 में इलेक्शंस हुए, तो 1971 के इलेक्शंस में इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दे दिया, स्लोगन ऑफ गरीबी हटाओ। गरीबी हटाओ का नारा जो था बहुत ज्यादा चमत्कारी साबित हुआ, और पूरा गरीब वर्ग इंदिरा गांधी के साथ जुड़ गया। और इंदिरा गांधी ने अपनी जो कांग्रेस आर थी उसकी समाजवादी नीतियां थी, उसी को एडवर्टाइज करा। विपक्षी दलों की कमजोर नीतियां, ये थोड़ी सी दिक्कत वाली बात थी, वीक पॉलिसीज ऑफ ऑपोजिशन पार्टी। इन्होंने क्या नारा दिया कि इंदिरा हटाओ देश बचाओ। अब इंदिरा गांधी गरीबों की भगवान बन चुकी है, आप उसे हटाने की बात करोगे तो जाहिर सी बात है आप जीत नहीं सकते, और यही हुआ। और उसके बाद 10 सूत्री कार्यक्रम इंदिरा गांधी ने अनाउंस करा कि अगर हम जीते तो आपको रोजगार, शिक्षा, भूमि सुधार, इस टाइप के सारे काम आपके लिए किए जाएंगे। और जाहिर सी बात है इन सब चीजों के बाद इंदिरा गांधी जीत गए। अब इंदिरा गांधी ने इस इलेक्शन में जिस ऑपोजिशन ग्रुप को हराया, उसका नाम था ग्रैंड अलायंस। नाम याद रखिएगा, इसका नाम क्या है? ग्रैंड अलायंस। ग्रैंड अलायंस क्या है? एक ग्रुप है,
ग्रैंड अलायंस क्या है, ग्रुप है जिसने 1971 का चुनाव लड़ा और इंदिरा गांधी ने इसको वन साइडेडली हरा दिया। इसीलिए इस फिफ्थ इलेक्शन का नाम आता है द ग्रैंड फिनिश। ये चीज याद रखिएगा। फोर्थ इलेक्शन का नाम क्या है, पॉलिटिकल अर्थक्वेक, और फिफ्थ इलेक्शन का नाम क्या है, द ग्रैंड फिनिश। उसके अलावा ये देखिए, पांचवें आम चुनाव जो थे 518 सीटों पर हुए। 260 जीत के लिए जरूरी थी, लेकिन इंदिरा गांधी ने कितनी जीती, 352, और कोई इसके आसपास भी नहीं है। इसीलिए इस वाली जीत को इंदिरा गांधी की वन साइडेड विक्ट्री कंसीडर किया जाता है। देखिए, अब 1971 में इंदिरा गांधी ने कांग्रेस को जिताया, कांग्रेस आर को सत्ता में लेकर आई, लेकिन इसमें काफी सारी चीजें बदल चुकी थी। अब बदली कैसे कैसे और क्या क्या, चेंजेस इन द नेचर ऑफ द कांग्रेस आफ्टर द रिस्टोरेशन, यानी जब 1971 में कांग्रेस पार्टी फिर से वन साइडेडली जीती, लेकिन यहाँ पर सारी चीजें बदल चुकी थी। जैसे इसका स्ट्रक्चर जो है, जो इसका ढांचा है, वो पहले से कमजोर हो गया। कमजोर होने का मतलब क्या है, कांग्रेस बट गई, दो हिस्से हैं, कांग्रेस आर और कांग्रेस ओ। ये पहले जैसी बची ही नहीं। पहले कांग्रेस के पास सभी सामाजिक वर्ग हुआ करते थे, लेकिन अब सिर्फ कौन रह गया, एक महिला वर्ग है, और दूसरा इनके साथ सिर्फ गरीब जुड़े हुए हैं। बाकी सबने इनका साथ छोड़ दिया, और समाजवादी विचारों पर जरूर जोर दिया जा रहा है। देखिए, जब आप बात करते हो ना 1951, जब नेहरू लीड करते थे कांग्रेस को, और 1971 जब इंदिरा गांधी लीड कर रही है कांग्रेस को, तो फर्क है। 51 में सब लोग कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे किसी भी कैटेगरी के हो, किसी भी विचार के हो। लेकिन इंदिरा गांधी के टाइम तक आते आते विचारों के नाम पर इनके पास सिर्फ क्या रह गया, समाजवाद, और ग्रुप के नाम पर इनके पास क्या रह गया, महिला और गरीब वर्ग। तो ये चेंजेस आए, यानी कांग्रेस पहले की तुलना में बहुत ज्यादा बदल चुकी थी। उसके अलावा देखिए, दो आपके पास कॉन्सेप्ट आते हैं, एक आता है गैर कांग्रेसवाद का, और एक आता है ग्रैंड अलायंस का। जब आप गैर कांग्रेसवाद की बात करते हैं, तो बेसिकली इसमें आपको पता ही है कि गैर कांग्रेसवाद का मतलब क्या है, ये एक नारा है। गैर कांग्रेसवाद क्या है, ये एक नारा है, या इसको आप एक विचार के रूप में भी देख सकते हैं। ठीक है। तो बेसिकली जब आप इसको एक विचार के रूप में देख रहे हैं, तो ये विचार देने वाला व्यक्ति कौन है, राम मनोहर लोहिया। दिया कब, 1967 के चुनावों में। राम मनोहर लोहिया का मानना कहता है कांग्रेस का जो शासन है वो डेमोक्रेटिक या लोकतांत्रिक नहीं है। इसलिए इन्होंने माना कि आप किसी को भी वोट दो, लेकिन कांग्रेस को मत दो, कांग्रेस को हटाओ। ग्रैंड अलायंस 1971 में आया हुआ एक ऑपोजिशन ग्रुप था, और इसके जो लीड कर रहे थे वो थे सिंडिकेट वाले लोग। ये बहुत दो छोटी चीजें, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती हैं। गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया है, राम मनोहर लोहिया ने। तो उम्मीद करते हैं आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। थैंक यू, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग।